बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ उसके बाद बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच जो कनेक्शन है उसकी काफी चर्चा होने लगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुणे से 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी ANI ने अपने एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया था कि सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। और अगर क्रोनोलॉजी देखा जाए तो सलमान खान और दाऊद इब्राहिम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उधर सलमान और बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। यहाँ पर मेरा कर्तव्य होता है कि मैं जाके वोट दूं, वहाँ पर वो हैं बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त। और सलमान दाऊद बाबा सिद्दीकी के इसी कनेक्शन के बारे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मेंशन किया बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद। लेकिन सवाल ये है कि सलमान खान की वजह से ही क्या बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ? सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में आज भी अंडरवर्ल्ड या फिर गैंगस्टर बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं? आखिर क्यों इस अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड के अंदर एंट्री ली और क्या है इसका काला सच? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 2024 शाम के 9 बजे थे। बाबा सिद्दीकी पार्टी ऑफिस से अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ईस्ट निर्मल नगर वाले ऑफिस के लिए निकले थे, जहां पर वो दशहरा सेलिब्रेशन करने वाले थे। चारों तरफ पटाखे का शोर था और इसी बीच मुंह पर स्कार्फ बांधे 3 गनमैन पार्टी ऑफिस के पास मौजूद राम मंदिर के पास एक ऑटो रिक्शा से उतरते हैं। 9:15 पर तीनों गनमैन बाबा सिद्दीकी को आइडेंटिफाई करते हैं। उस समय बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के साथ मिलकर नमाज के लिए जाने वाले थे और उसके बाद दोनों मिलकर पास के ही चेतना कॉलेज के फूड कॉर्नर पर खाना खाने वाले थे। 9:20 पर अचानक से तीनों गनमैन बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करते हैं, लेकिन आसपास चल रहे पटाखों के शोर की वजह से थोड़ी देर तक किसी को भी इस फायरिंग के बारे में पता ही नहीं चलता। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी के चेस्ट और एब्डोमिनल में गोली लगने की वजह से वो नीचे गिरते हैं, उस समय क्राइम सीन पर अफरा तफरी मच जाती है और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए तीनों गनमैन क्राइम सीन से भाग निकलते हैं। आई विटनेस के मुताबिक जब बाबा सिद्दीकी को गोलियां लगी तो उनके आखिरी वर्ड्स थे, मुझे छाती में गोलियां लगी हैं और मैं मरने वाला हूं। जैसे ही पुलिस को इस फायरिंग के बारे में पता चलता है, वो बाबा सिद्दीकी को सीधे लीलावती हॉस्पिटल ले जाती हैं। अब वहां पे उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। 9:30 और 10 बजे तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें बुलेट्स के कुछ खाली शेल्स मिलते हैं। साथ ही पुलिस CCTV फुटेज भी चेक करने लगती है। दूसरे दिन 13 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक बाबा सिद्दीकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 13 अक्टूबर को ही शाम के 11 बजे तक मुंबई पुलिस हरियाणा के रहने वाले गुरमैल बलजीत सिंघौर और यूपी के धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही और रात होते होते मुंबई पुलिस पुणे से प्रवीण और शुभम लोनकर इन दोनों भाइयों को भी अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि दोनों भाइयों का पिछला कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन 4 लोगों के अलावा जीशान अख्तर, जो कि इस क्राइम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और यूपी के शिव कुमार, इसका भी नाम सामने आता है। पुलिस ने इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। जब चारों अरेस्टेड क्रिमिनल्स की पुलिस ने अपने खास तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, तब जाके पूरी कहानी सामने आई और ये कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। उन लोगों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी के लिए उन सबको 50-50 हजार रुपए दिए गए थे और काम होने के बाद बाकी का अमाउंट दिया जाना था। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग उन लोगों ने 3 महीने पहले ही पुणे में की थी, जिसके बाद हत्या के 1 महीने पहले सभी शूटर्स मुंबई के कुर्ला में 14,000 रुपए देकर एक रूम रेंट लेकर रहने लगे थे। पुलिस के मुताबिक इन सभी शूटर्स ने लगभग 25 दिन तक बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की मॉनिटरिंग की थी और इसके लिए उन्हें बाबा सिद्दीकी का फोटो, घर, ऑफिस और बेटे के ऑफिस की लोकेशन प्रोवाइड की गई थी। यही नहीं, उन शूटर्स ने यह भी बताया कि मर्डर के कुछ दिन पहले लगभग 6 से 7 बार वो शूटर्स बिना वेपन के बाबा सिद्दीकी के घर पे भी गए थे, लेकिन किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। इस मर्डर के एक दिन बाद यानी कि 13 अक्टूबर को रात के 12 बजे बाबा सिद्दीकी के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक फेसबुक पोस्ट के थ्रू ले ली। इस एक फेसबुक पोस्ट के बाद सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री और पूरे इंडिया में डर का माहौल बन गया था और इसी एक फेसबुक पोस्ट ने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को भी उजागर करके रख दिया था। पोस्ट में यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा क्योंकि वो सलमान खान के काफी क्लोज था। साथ ही उनके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में भी कनेक्शंस थे। साथ ही इस पोस्ट में बॉलीवुड के उन सभी एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो सलमान खान के क्लोज हैं, उन्हें भी वार्निंग दी गई है कि कोई भी सलमान खान को हेल्प ना करे। बिश्नोई गैंग ने ब्लैक बक हंटिंग केस के बाद कई बार सलमान खान को भी डेथ थ्रेट दिए हैं और खुद इस गैंग के मुखिया लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसकी लाइफ का सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है, सलमान खान को मारना। इन डेथ थ्रेट्स और बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान को काफी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी पता चली है कि इसी तरह के डेथ थ्रेट्स 1 महीने पहले बाबा सिद्दीकी को भी मिले थे।
और उन्होंने पुलिस में इसकी कंप्लेंट भी की थी। 1990 के अंडरवर्ल्ड एरा के 30 साल बाद पहली बार मुंबई में कोई हाई प्रोफाइल किलिंग हुई है। इससे पहले 1990s यानी कि 1990 में अंडरवर्ल्ड ने बीजेपी एमएलए रामदास नायक, प्रेम कुमार शर्मा, शिवसेना के विठल चव्हाण और रमेश मोरे की हाई प्रोफाइल किलिंग की थी। अब अगर बाबा सिद्दीकी के बारे में बात करें तो आपने उन्हें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इफ्तार पार्टी में देखा होगा। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें हाई क्लास इफ्तार पार्टियों के लिए ही जाना जाता था, जिसमें शाहरुख से लेकर सलमान और कई बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्मी सितारे, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स दिखाई देते थे। ऐसे ही एक इफ्तार पार्टी में साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच 2008 से चली आ रही दुश्मनी की सुलह करवाई थी। दरअसल 2008 में कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी चल रही थी, लेकिन सुलह के बाद दोनों के रिश्ते काफी नॉर्मल हो गए। यहां तक कि पिछले साल शाहरुख खान की पठान फिल्म में सलमान खान ने कैमियो भी किया था। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार में हुआ था, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उनके पिता वॉच मेकर थे। उन्होंने 1980s के दशक में मुंबई से कांग्रेस पार्टी के छात्र नेता के तौर पर राजनीति में एंट्री की थी। कहा जाता है कि मशहूर अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त ही बाबा सिद्दीकी के राजनीतिक गुरु हैं। लोकल काउंसिल में चुनाव जीतने के बाद साल 1999 से लेकर 2014 तक लगातार वो 3 बार बांद्रा पूर्व से एमएलए भी रह चुके थे। इसी साल 2004 से 2008 तक उन्हें राज्य का फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का मंत्री भी बनाया गया था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। इसके मुताबिक इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी से इम्यूनिटी भी मिल गई थी। मुंबई के मुस्लिम वोटर्स को एनडीए के लिए आकर्षित करने के लिए बाबा सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी जान के बाद एनडीए को नुकसान भी हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस इस डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही एक ऐसी थियरी भी चल रही है कि बाबा सिद्दीकी सत्तारूढ़ सरकार में होने की वजह से मुंबई के स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट दिग्गजों के तौर पे पेश कर रहे थे, ताकि उन्हें ये प्रोजेक्ट मिल जाए। मुंबई के कई और बड़े रियल एस्टेट दिग्गज भी इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए थे और इसीलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। हाल ही में एएनआई ने अपने एक इंटरव्यू में क्लेम किया था कि सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच में एक सीधा कनेक्शन है, जिसके बाद में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। और अगर क्रोनोलॉजी को देखा जाए तो सलमान खान और डॉन दाऊद इब्राहिम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और उधर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बहुत अच्छे कनेक्शन हैं। और सलमान, दाऊद और बाबा सिद्दीकी के इसी कनेक्शन के बारे में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने मैसेज में जिक्र किया था। तो देखिए, सीधी बात है, अगर हमें यह जानना है कि अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड में एंट्री कैसे ली, तो इसके लिए हमें आज से 100 साल पहले लगभग 1920 यानी कि 1920 में जाना पड़ेगा। 1920 के दशक में करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा भाई नाम से 3 पश्तो अफगानी डॉन मुंबई के डोंगरी में आके बस गए थे। उन्होंने शुरुआत ट्रैवल एजेंसी और होटल बिजनेस से किया, लेकिन ये तो उनका लोगों, पुलिस और सरकार को दिखाने वाला बिजनेस था। असल में वो बिजनेस के पीछे रंगदारी, किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे काम करते थे। तीनों डॉन के एरिया आपस में साफ साफ बटे हुए थे और उस समय करीम लाला की मुंबई में यकीन मानिए इतनी दहशत थी कि सारे लोग और बिजनेसमैन अपनी बिजनेस समस्या का समाधान करवाने के लिए करीम लाला के कोर्ट में जाते थे, जहां पर करीम सिर्फ एक फोन कॉल से सामने वाले की अकल ठिकाने लगा देता था। कहा जाता है कि ऐसे ही कुछ प्रोड्यूसर्स भी एक्टर की शिकायतें लेके करीम लाला के पास में जाने लगे और इसके बदले वो लाला को पैसे भी ऑफर करते थे। किसी एक्टर की सेट पर टाइमिंग को लेकर तो कोई प्रोड्यूसर या एक्टर की फीस पेमेंट के मुद्दे को हल करने के लिए लाला के कोर्ट में लोग पहुंचने लगे थे। यहीं से करीम लाला जैसे डॉन को इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। साल 1980 आते आते करीम लाला दिवाली, ईद जैसे बड़े त्योहारों पर अपने समय के बड़े मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करने लगा। कहा जाता है कि उस समय करीम लाला और दिलीप कुमार के बीच में भी काफी मजबूत कनेक्शन था। वैसे तो करीम लाला और वरद राज को एक्ट्रेसेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाजी मस्तान उस समय की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मधुबाला को काफी पसंद करता था और उसने उनकी तरह दिखने वाली एक एक्ट्रेस से शादी भी की थी। 1990 के दशक के आते आते हाजी मस्तान ने अपने पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री की कई फिल्में प्रोड्यूस भी की थी और कहा तो ये भी जाता है कि उन दिनों हाजी मस्तान और बाकी अंडरवर्ल्ड गैंग के लोग कई बार एक्टर, डायरेक्टर और यहाँ तक कि एक्ट्रेसेस को भी जबरदस्ती सेट पर बुलाकर एक्टिंग करवाते थे। 1990 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1982 में मुंबई में जो ग्रेट बॉम्बे मिल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद कई सारी मिल्स परमानेंटली बंद हो गई थी
और हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे जो आगे जाके अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने लगे। दाऊद ने ड्रग ट्रैफिकिंग, रियल एस्टेट, प्रोटेक्शन मनी, जबरन वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए मुंबई को दहशत में रखा। दाऊद की डी कंपनी ने फिल्म स्टार्स को ड्रग्स और हीरोइन भी सप्लाई की और अंडरवर्ल्ड में बॉलीवुड की दखलंदाजी के बाद यहाँ पे उसने अपनी असली चाल चली। दाऊद ने खुद बड़ी फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी हासिल करना शुरू कर दिए। उन दिनों बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की दहशत इतनी ज्यादा थी कि बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स को दुबई में दाऊद की पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जाता था और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, उनको जाना पड़ता था। सभी स्टार्स में बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को धमकाने का काम करता था दाऊद का सबसे करीबी अबू सलेम। इसकी शुरुआत हुई त्रिमूर्ति फिल्मों के मालिक गुलशन राय के बेटे राजीव राय से। अबू सलेम ने राजीव राय पर एक हमला भी किया था, लेकिन वो समय रहते यूके भाग जाने में सफल रहा। इसके बाद टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार पर भी जबरन वसूली के पैसे ना देने की वजह से 16 गोलियां मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। ये काम भी अबू सलेम ने ही किया था। निर्माता निर्देशक सुभाष घई, मनमोहन शेट्टी और राकेश रोशन को भी धमकी भरे मैसेज आए थे। राकेश रोशन जो कि एक्टर ऋतिक रोशन के पिता हैं, उन पर भी हमला किया गया था, लेकिन सौभाग्य से वो बच गए। अबू सलेम की धमकियों की वजह से कई बार डायरेक्टर को पसंद ना होते हुए भी अंडरवर्ल्ड के मुताबिक एक्टर और एक्ट्रेसेस को फिल्म में कास्ट करना पड़ता था। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के इस नेक्सस के बारे में दुनिया को पता चला 1993 में, जब दाऊद ने मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने भी काफी गंभीर रूप से विस्फोट के प्रतिशोध में अंडरवर्ल्ड गिरोहों पर कार्रवाई की और आईएसआई सीरियल ब्लास्ट से जुड़े कुछ हथियार जब संजय दत्त के घर पे मिले तो उन्हें 5 साल की जेल हो गई। और इसी के बाद भारत को पता चला कि कैसे अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के अंदर तक घुस चुका है। साल 2000 आते आते कई बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के दाऊद की पार्टी में एंजॉय करते हुए फोटोज न्यूज मीडिया और मैगजीन्स में भी छपे गए थे। इसने भी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस को उजागर किया था। दाऊद कई प्रोड्यूसर्स और एक्टर से अपना काला धन सफेद धन में बदलवाता था। वो जबरदस्ती कई फिल्मों को फाइनेंस करता था, फिर चाहे प्रोड्यूसर हाँ बोले या ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता था। जब से संजय दत्त और छोटा शकील के कॉल रिकॉर्डिंग और टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, तब से बॉलीवुड के काले सच का पर्दाफाश हुआ था। वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी लेके चले जाएंगे। साल 2011 में विकीलीक्स केबल्स की रिपोर्ट ने बॉलीवुड और माफियाओं के इस नेक्सस के बारे में बताते हुए कहा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस के काले धन को स्वीकार करती है और फिर इसी काले धन को सफेद करने का काम होता था। साल 1993 में भी जब एनएन वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई तो उसमें भी अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियन और बॉलीवुड की सांठगांठ को बेनकाब किया गया था। हाल ही की कुछ घटनाओं की बात करें तो सलीम खान, सलमान खान, अरिजीत सिंह, शाहरुख खान, निर्देशक राज हिरानी, निर्माता विदु विनोद चोपड़ा, सोनू सूद और फराह खान को भी दाऊद के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड प्रोड्यूसर अली मोरानी के घर पर भी फायरिंग की गई थी। यही नहीं, त्रिदेव, मोहरा, गुप्त जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले फिल्म निर्माता राजीव राय को भी डेथ थ्रेट दी गई थी। अक्षय कुमार, गोविंदा, दीपिका पादुकोण, विवेक अग्निहोत्री और गायक सोनू निगम को कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके पीछे दाऊद का आदमी रवि पुजारी था। यानी एक समय पर जो बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के नाम पर अपना काम निकलवाता था, वो अब खुद अंडरवर्ल्ड से परेशान हो गया था। हालांकि 2000 से 2010 के बीच मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ, लेकिन दुबई में बैठा दाऊद अभी भी गुपचुप तरीके से अपना काम करता रहा। देखिए, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड में इस माफिया राज की वजह से वैसे तो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, साथ ही कई अभिनेत्रियों का करियर भी खत्म हो गया, जैसे कि मोनिका बेदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अबू सलेम की गर्लफ्रेंड थी। इसके अलावा जैस्मीन धुन्ना, ममता कुलकर्णी, मंदाकिनी और अनीता अयूब जैसी एक्ट्रेसेस के नाम भी अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े थे। इसी वजह से जब भारत से अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ तो एक्ट्रेसेस के करियर भी खत्म हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि आज भी लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर इंडिया में दाऊद की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। लॉरेंस जो कि सालों से जेल में बंद है, वो जेल में बैठकर सारी हत्याएं करवाता है। ये हमारे असफल शासन को दर्शाता है और भारतीय सरकार को इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।